करूंगा आप लोगों का, ठीक है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले हम इकोसिस्टम जो टर्म है उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि इकोसिस्टम जो टर्म है वो किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इकोसिस्टम को देखें तो वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इकोसिस्टम जो टर्म है डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, ठीक है। जो इकोसिस्टम टर्म है वो कैसे डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स जो आपका इकोसिस्टम टर्म है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है देखते हैं, ठीक है। वो मिलकर बना हुआ है सबसे पहले इको प्लस सिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम टर्म है वो सबसे पहले दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इको प्लस सिस्टम, जिसकी मीनिंग होती है इको मतलब इन्वायरमेंट, एंड सिस्टम मीन्स क्या होता है इंटरेक्शन। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन रखता है उसे ही हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन शो करता है, ठीक है। बच्चों ये तो हमारी मीनिंग हो गई कि जो हमारी इकोसिस्टम है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस सिस्टम, जिसका मतलब होता है इको मीन्स इन्वायरमेंट एंड सिस्टम मीन्स इंटरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वहीं पे हम लोग अगर बात करें वहीं पे इनके थोड़ी सी हम देखते हैं हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि इकोसिस्टम जो टर्म है सबसे पहले किसने डिराइव किया था। तो जो इकोसिस्टम टर्म है सबसे पहले डिराइव बाय दी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में कि इकोसिस्टम जो टर्म है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। इकोसिस्टम जो टर्म है सबसे पहले जो इकोसिस्टम टर्म है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, सबसे पहले एजी टांसले ने, ठीक है। एजी टांसले, जो एजी टांसले नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले जो टर्म है इकोसिस्टम का वो दिया था, ठीक है। ये कुछ मिक्स हो जा रहा है, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं। इकोसिस्टम जो टर्म है गिवन बाय एजी टांसले, इन 1935, ठीक है। जो इकोसिस्टम टर्म है सबसे पहले एजी टांसले ने दिया था। अगर कभी भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये पूछता है कि इकोसिस्टम जो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इकोसिस्टम टर्म या फिर इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया था, ठीक है। तो वहीं पे अगर हम लोग बात करें इकोसिस्टम टर्म की तो देखो यहाँ पे इकोसिस्टम टी आ रहा है इसमें, इकोलॉजी में किसी भी तरीके से कोई टी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो टर्म है वो टर्म इको सिस्टम टेम, यानी कि उसमें ट आ रहा है, ठीक है, टी आ रहा है, तो यहां पर भी टी आएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग याद कर लेंगे कि जो इकोसिस्टम टर्म है वो भी किसने दिया था, एजी टांसले ने दिया था, ठीक है। एजी टांसले इन 1935 में।
तो याद रहेगा आप लोगों को कि इकोसिस्टम जो टर्म है सबसे पहले एजी टांसले नामक साइंटिस्ट ने 1935 दिया था। और जो इकोसिस्टम टर्म है सबसे पहले दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड से, इको प्लस सिस्टम। इको मीन्स क्या होता है, इन्वायरमेंट, एंड सिस्टम मीन्स इंटरेक्शन। ठीक है, तो एक चीज और बच्चों, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि हु इज द फादर ऑफ इकोसिस्टम, अगर फादर ऑफ इकोसिस्टम किसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो फादर ऑफ इकोसिस्टम किसे कहते हैं, किसके नाम से जानते हैं हम लोग, फादर ऑफ इकोसिस्टम? फादर ऑफ इकोसिस्टम हो सकता है ये सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में बन जाए, हु इज द फादर ऑफ इकोसिस्टम, तो उनको क्या नाम है उनका, ओडम। ओडम नामक जो साइंटिस्ट थे वो फादर हैं किसके, इकोसिस्टम के फादर हैं। ठीक है, ये तो बच्चों इकोसिस्टम के क्या टर्म क्या मीनिंग्स होती है उसके बारे में समझा, थोड़ा सा उनके हिस्ट्री के बारे में देखा कि इकोसिस्टम जो टर्म है सबसे पहले किसने दिया था, और हु इज द फादर ऑफ इकोसिस्टम। यहां तक कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब हम उनकी थोड़ी सी इकोसिस्टम के डिफिनीशंस के बारे में देखते हैं कि इकोसिस्टम का डिफिनीशंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जो इकोसिस्टम होता है, जो इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी या फिर नेचर, इसको हम लोग सबसे पहले बोलते हैं जो इकोसिस्टम को अगर हम लोग उसकी डिफिनेशंस के बारे में देखें तो या फिर उनके बारे में थोड़ा सा जाने तो ये क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। कहीं कहीं आपको ये इकोलॉजी लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको ये नेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं इसको हम लोग क्यों फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी या फिर नेचर बोला जाता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें कि जो हमारा इकोलॉजी है उसका सबसे जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, वो भी ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, एक सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि एक बेसिक जो हम अगर यूनिट की बात करें इकोलॉजी की तो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये सेम टाइम के ऑर्गेनिज्म जो है मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, और ये पॉपुलेशन कैसा होगा, सेम टाइप की स्पीसीज होगा। देखिए हमने जब भी ऑर्गेनिज्म की बात की वहां पर भी हम किसी तरीके के इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देन ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, ये भी इस पॉपुलेशन में जो भी स्पीसीज प्रेजेंट होंगी वो सेम काइंड की होंगी, यानी कि सेम काइंड ऑफ स्पीसीज विच आर प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट इन दी पॉपुलेशन। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये देखिए, कोई भी अगर इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी बच्चों जो इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, इकोलॉजी की जो बेसिक यूनिट होती है ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म होती है, और ये ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन बनाते हैं, और ये फिर ये पॉपुलेशन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सेम काइंड ऑफ पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाते हैं, सॉरी सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपुलेशंस मिलकर, यानी कि एक जो कम्युनिटी होगी उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के स्पीसीज होंगे, और पॉपुलेशंस मिलकर के आपस में क्या बनाती हैं, कम्युनिटी बनाती है। ठीक है, और ये कम्युनिटी फाइनली क्या बनाती है, एक इकोसिस्टम बनाता है। ठीक है, जब भी हम इकोलॉजी से किसी भी ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन या कम्युनिटी की बात करते हैं, हम यहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वायरमेंट से किस तरीके से इंटरेक्शंस है यहाँ पे हम बात नहीं करते। ठीक है, फाइनली जो इकोसिस्टम टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है जहां पर हम इन्वायरमेंट के साथ साथ, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ हम जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। यानी इकोसिस्टम जो होता है फर्स्ट स्टेप होता है जहां पे हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, किस तरीके से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन शो करता है। जैसे अगर हम लोग समझें कि अगर कोई प्लांट है, अगर प्लांट क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक बायोटिक फैक्टर्स है, ठीक, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको जीवित रहने के लिए, इसको अपनी लाइफ चलाने के लिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको फोटोसिंथेसिस की नीड होगी। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, फोटोसिंथेसिस क्या है, लाइट क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स है, अगर लाइट ना हो तो क्या ये प्लांट अपना भोजन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, तो क्या वो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, नहीं होगी।
तो इकोसिस्टम जो है, जो इकोसिस्टम टर्म है, सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेज है या फिर फर्स्ट लेवल है जहां पर हम जहां पे हम क्या करते हैं कि किस तरीके से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई बायोटिक जो कंपोनेंट्स होता है वो एक बायोटिक कंपोनेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन शो करता है, सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी या फिर नेचर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग वहीं पे पॉइंट देखें, अगला पॉइंट देखें, तो अगला जो पॉइंट है ये क्या होता है कि सेल्फ सस्टेनिंग होता है, सेल्फ सस्टेनिंग होता है। सेल्फ सस्टेनिंग या फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, यानी कि सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं। इसका क्या मतलब है? सेल्फ सस्टेनिंग या फिर सेल्फ रेगुलेटिंग का क्या मतलब होता है कि यानी कि ये जो इकोसिस्टम होते हैं ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी चीजों पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। इनमें किसी भी तरीके के कोई भी ह्यूमन बींग्स या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये नेचुरली सस्टेन होते हैं, यानी कि इनमें किसी दूसरे तरीके से किसी दूसरे प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए या फिर ह्यूमन बींग्स हो गए, इनका कोई भी इंटरेक्शन या फिर इंटरफेयर नहीं होता है, ये सेल्फ से ही रेगुलेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो जो इकोसिस्टम के बारे में, तो इसके हम डिफिनीशंस देखते हैं कि क्या हमें इकोसिस्टम की जो होता है डिफिनीशंस क्या होती है। ठीक है, अगर हम इनके अगर कभी भी, और ये आपके एग्जाम में आएगा, मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूं कि ये आपके एग्जाम में कहीं न कहीं लिखा हुआ मिलेगा और डिफिनीशन दिया रहेगा। ठीक है, डिफिनीशन दिया रहेगा और आपसे पूछ लेगा किसमें से कौन सा इकोसिस्टम की डिफिनीशन है। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो आप कैसे करेंगे इकोसिस्टम को। जो इकोसिस्टम होता है बेसिकली क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किसके बीच, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। ठीक है, जो क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग हम लोग बोले या फिर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्या होता है हमारा इकोसिस्टम? अगर हम इकोसिस्टम को हमें एक्सप्लेन करना हुआ है, डिफाइन करना हुआ, कैसे डिफाइन करेंगे? इट्स रिप्रेजेंट इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। एक तरीके का ये इंटरेक्शंस होता है किनके बीच, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में ये टाइप का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, बायोटिक्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कौन कौन से होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की? अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं? प्रोड्यूसर्स, बायोटिक यानी लिविंग, किसी भी इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट्स होता है, सबसे पहला जो बायोटिक कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है? प्रोड्यूसर्स होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोड्यूसर, यानी कि जो प्लांट्स हमारे होते हैं वो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, सबसे ये फूड को फॉर्मेशन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें आते हैं प्रोड्यूसर आते हैं। अब प्रोड्यूसर्स, खाना बनाने वाले प्लांट्स पौधे आएंगे तो फिर उसके बाद उसको खाने वाला भी आएगा, प्रोड्यूसर्स रहेंगे तो इसमें कंज्यूमर्स भी रहेंगे। अब कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स यानी कि जो फूड को फॉर्मेशन करेंगे, जो सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, जो कि सनलाइट्स को क्या करते हैं, ये कार्बन CO2 और
H2O की हेल्प से क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। जो फूड का फॉर्मेशन हो गया, प्रोड्यूसर्स ने फूड बना दिया, देन आप उसको कंज्यूमर्स को कंज्यूम करेंगे। कंज्यूमर्स कौन से हैं, हम लोग। प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट भोजन बनाते हैं और हम लोग उनको खाते हैं डायरेक्टली। जैसे कि या तो हम किसी ग्रीन वेजिटेबल एंड ऑल हो गए, या फिर उनसे जो भी अनाज वगैरह होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर्स हो गए। और कौन से होंगे, एक और कौन सा होगा, डीकम्पोजर्स होंगे। डीकम्पोजर्स ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। अगर एक वहीं पे हम लोग बात करें, एक ये बायोटिक कंपोनेंट्स की क्या होती हैं, लाइट्स होगी सबसे पहले। लाइट्स नहीं होंगे तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे, सबसे मेन कंपोनेंट जो लाइट्स है, लाइट्स नहीं होंगे तो हमारा कोई भी प्रोड्यूसर जो होगा वो फूड का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, और देन क्या हो गया, रेन हो गया, वाटर हो गया, ये सब हमारे क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा इकोसिस्टम के बारे में। हम लोगों ने देखा कि जो हमारा इकोसिस्टम टर्म है, सबसे पहले एजी टांसले ने दिया था इन 1935 में। आपसे एज भी आपसे ईयर भी पूछ सकता है कि किस ईयर में दिया था एजी टांसले ने। तो सबसे पहले जो इकोसिस्टम टर्म है, एजी टांसले ने टर्म दिया था, ठीक है, 1935 में। और देन ये जो इकोसिस्टम जो टर्म है वो दो शब्दों से, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इको प्लस सिस्टम। इको मींस क्या होता है, इन्वायरमेंट, एंड सिस्टम इज इंटरेक्शन। इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन है, उसके बारे में हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर बात करें वहीं पे फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है, अगर आपसे सवाल पूछता है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है 1 नंबर में कि हु इज द फादर ऑफ इकोसिस्टम, देन ओडम जो साइंटिस्ट है इनको फादर ऑफ इकोसिस्टम बोला जाता है। ये तो अभी तक हम लोगों ने जाना, ठीक है, ये तो अभी तक हम लोगों ने देखा किस तरीके से इकोसिस्टम की मीनिंग्स और उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना। ठीक है, नेक्स्ट वहीं पे अब हम लोग देखते हैं कि किस इकोसिस्टम जो टर्म, जो इकोसिस्टम है उसको सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोलॉजी या फिर नेचर क्यों कहते हैं, वो भी हमने आप लोगों को बताया कि सबसे पहला ये स्टेप या लेवल्स होता है जहां पर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक और एबायोटिक जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उनके बारे में स्टडी करते हैं या फिर उनको देखते पढ़ते हैं। ठीक है, और या तो फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका किस तरीके से एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ किस, या फिर इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से इंट्रैक्शन होता है, ये फर्स्ट लेवल होता है जहां पे हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, देन ये सेल्फ सस्टेनिंग होता है, यानी कि इसमें इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है जो सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, ये खुद से रेगुलेट होते हैं, इसमें किसी भी तरीके के किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग्स या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड नहीं होती है। अगर इनकी डिफिनेशंस की बात करें कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं या फिर क्या होता है इकोसिस्टम, तो रिप्रेजेंट द इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बायोटिक मतलब जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। और एबायोटिक कहीं आपको डिफिनेशन हो सकता है, ये लिखा हुआ देखने को मिले कि इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच क्या किस तरीके से इंटरेक्शंस है। जैसे कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, जो प्लांट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स क्या खुद से भोजन बना लेगा जब तक अगर सनलाइट ना हो तो किस तरीके से प्लांट और सन जो लाइट आ रही है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट है वो फूड का फॉर्मेशन करता है। अगर लाइट नहीं होती तो क्या प्लांट्स ऑटोमेटिकली फूड बना सकता है, नहीं। तो इनमें भी एक तरीके का इंटरेक्शन है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ना, इंटरेक्शन है ना। और ये जो प्लांट्स है ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, सॉइल्स में ग्रो करते हैं। तो ये प्लांट भी एक तरीके के सॉइल्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन शो कर रहा है ना। अगर सॉइल्स ना हो तो क्या प्लांट ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएंगे, कहाँ पे ग्रो करेंगे। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसका सबसे बेस्ट जो डिफिनेशंस है इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स की जो स्टडी है वो हम इकोसिस्टम में करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, इकोसिस्टम जो की मीनिंग एंड ऑल, उसके बाद उसको समझने की कोशिश की, उसके डिफिनेशंस देखा। ठीक है, और उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जाना। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की, कि कितने तरीके के इकोसिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके के इकोसिस्टम्स होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है, इन्वायरमेंट में नेचुरली इकोसिस्टम क्या होते हैं, जो कि जिसे नेचर ने बनाया हो। ठीक है, जिसे नेचर ने बनाया हो, नेचुरली इकोसिस्टम। जो नेचुरली जो इकोसिस्टम बना हो उसको हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है,
इसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक या फिर मैनमेड इकोसिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मैनमेड इकोसिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, मैनमेड इकोसिस्टम, या फिर इसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम भी बोलते हैं। मैं सारे टर्म्स आप लोगों को इसलिए बताता चल रहा हूं कि अगर आपके एग्जाम में कहीं भी किसी तरीके से घुमा कर क्वेश्चन पूछता है या फिर कहीं दूसरा नाम देकर आपसे सवाल पूछता है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, आप आसानी से सारे सवालों के जवाब दे सकें, ठीक। तो एक नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, जिसे नेचर ने खुद से बनाया हो, नेचर ने बनाया उसे नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, जो मैनमेड इकोसिस्टम हो, जिसे मैन ने बनाया हो, ठीक है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया हो, उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। इसको एक और नाम से या फिर एंथ्रोपोजेनिक भी इकोसिस्टम बोलते हैं। अब नेचुरल इकोसिस्टम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नाम से ही पता चल रहा है ऐसे इकोसिस्टम जो लैंड पे डेवलप होते हैं, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम को दो फर्दर कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होते हैं जो कि अर्थ सरफेस पे सॉरी जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं, वो लैंड पे डेवलप होते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम की, तो ऐसे इकोसिस्टम जो कि कहाँ डेवलप हो, ऐसे इकोसिस्टम जो प्लांट बॉडी में डेवलप हो, ठीक है, जो प्लांट बॉडी से डेवलप हो, ऐसे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो ये कुछ हमने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम्स और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है, जो आप लोग देख लीजिए वो कौन कौन से हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, ओशियन जो है वो एक्वाटिक सिस्टम है, ठीक है, सी जो है वो भी एक तरीके का एक्वाटिक इकोसिस्टम है, जो रिवर है वो भी एक तरीके का एक्वाटिक इकोसिस्टम, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, वो हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल हैं। देन वहीं पे हम लोग बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। समझ में आ गया आप लोगों को टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या फिर जो एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होते हैं, ऐसे इकोसिस्टम जो लैंड पे डेवलप होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। देन वहीं पे एक्वाटिक इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम जो कि वाटर बॉडीज में डेवलप होते हैं, वाटर, उनको हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हमने बता दिया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या कैसा होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैसा होगा, किसी को पता है? ठीक, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पे सभी तरीके के हमें वेजिटेशंस देखने को मिलेंगे, यानी कि लॉन्ग ट्रीज भी देखने को मिलेंगे, जो स्मॉल मिडिल जो ट्रीज होंगी वो भी, और यहाँ पे ढेर सारी स्पीसीज रिचनेस हमें देखने को, मतलब डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम वो कब बनता है, जब यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, तो वहां पे हमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखने को मिलता है। देन वहीं पे बात करें ग्रास इकोसिस्टम कैसे बनता है या फिर कहाँ पे बनता है, ये ऐसा एरिया में जो ग्रास इकोसिस्टम होते हैं ये उस एरिया में बनते हैं जहाँ पे जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है उससे कम यहाँ पे रेनफॉल होती है, जो ईयरली रेनफॉल होती है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के कंपेरिजन जो है वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वहीं पे हम डिजर्ट इकोसिस्टम की बात करें तो ये ऐसे एरिया में डेवलप होता है, या फिर जो हमारा डिजर्ट इकोसिस्टम है वो ऐसे एरिया में डेवलप होता है जहाँ पे जो बारिश होती है, जो रेन होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर्स पर ईयर होती है, यानी कि बहुत कम मात्रा में वहाँ पे बारिश हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ये अलग अलग जो हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या फिर डिजर्ट इकोसिस्टम, यहाँ की जो वेजिटेशंस होगी वहाँ पर भी अलग अलग तरीके के जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, वो अलग अलग तरीके के हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमने समझा कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रास एंड डिजर्ट। देन वहीं पे एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होते हैं, उनको भी एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होता है उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है, क्योंकि आप लोग को देखने को मिलेगा जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है किसमें, दो क्लास में या फिर दो कैटेगरीज में। एक होता है सैलाइन, ठीक है, एक होता है सैलाइन इकोसिस्टम
दूसरा होता है फ्रेश इकोसिस्टम। सैलाइन इकोसिस्टम कैसा होता है? जैसे सैलाइन इकोसिस्टम कौन कौन से होंगे? ठीक है, सैलाइन इकोसिस्टम जैसे जो इनकी वाटर बॉडीज होगी वो कैसी होगी? साल्टी इन नेचर होगी, यानी कि इनका जो इनमें जो वाटर प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा? वो सैलाइन इन नेचर होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या होगा? ओशियन होगा, ठीक है, ओशियन हो गए, सी हो गए, ये तरीके के किस तरीके के हमें इकोसिस्टम है? ये सैलाइन इकोसिस्टम है। अगर वहीं पे हम फ्रेश इकोसिस्टम, जो फ्रेश इकोसिस्टम होता है इसमें जो वाटर होता है वो रनिंग वाटर होता है इसमें, ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स होंगे वो रिवर होंगे, पॉन्ड्स होंगे एंड लेक्स होंगे। ठीक है, ये हमारे फ्रेश इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं। समझ में आप लोगों को सैलाइन इकोसिस्टम किसे कहेंगे? जहां की वाटर बॉडी जो होगी वो सॉल्टी इन नेचर होगा, यानी कि उसमें सैलाइन वाटर होगा वहाँ का। ठीक है, साल्टी लगभग अगर हम आप लोगों को बताएं जब जो अर्थ सरफेस पे जितना भी वाटर ओशियन वाटर प्रेजेंट है वो कैसा है? 70% जो होता है वो लगभग जो है वो कैसा है? वो सैलाइन वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, अर्थ सरफेस पे 70% जो वाटर बॉडीज है या फिर जो हमारा वाटर प्रेजेंट है अर्थ सरफेस पे वो कैसा है? वो सैलाइन है। ठीक है, तो एक्वेटिक हमने इकोसिस्टम देख दिया। आर्टिफिशियल जो मैनमेड इकोसिस्टम होते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें, कौन कौन से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स होते हैं? ठीक है, उसमें आता है सबसे पहले आएगा, एग्जांपल्स की बात करूं तो आएगा एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, गार्डन, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, गार्डन जो होता है। एक्वेरियम जो होता है वो कैसा होता है? मैनमेड होता है। ठीक है, वहाँ पे एक मैनमेड इन्वायरमेंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं? फिशेस वगैरह को पालते हैं। देन क्रॉप फील्ड क्या होता है? किसी भी जो भी हमारे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? क्रॉप जो फील्ड ग्रो कराते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, अपने अनुसार किसी फील्ड में क्या बोना है, क्या उगोना, मतलब क्या उगाना है उसके अनुसार उसमें बीज डालते हैं। तो एक तरीके का ये किस तरीके से हम लोग जो एक क्रॉप हम लोग ग्रो कराते हैं वो भी एक तरीके से क्या है? वो भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम, या फिर वो भी जो क्रॉप फील्ड है वो भी एक तरीके का इकोसिस्टम है, लेकिन उसे हमने अपने अनुसार उसको ग्रो कराया है या फिर अपने अनुसार उसको हम लोग बनाया है। ठीक है, तो गार्डन्स भी जो होता है वो भी एक तरीके का इकोसिस्टम है, लेकिन उसको मैनमेड इकोसिस्टम होता है, जिसको हम लोग अपने अनुसार या जो भी पर्सन होते हैं उनको अपने अनुसार वो लोग ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो ये तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। तो बच्चों ये हमारे कुछ टाइप्स हैं इकोसिस्टम्स के। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? इकोसिस्टम के बारे में समझा। देन वहीं पे हम लोगों ने इकोसिस्टम के कितने तरीके के पाए जाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम को फर्दर डिवाइड किया जाता है सैलाइन इकोसिस्टम में, फ्रेश इकोसिस्टम में, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, सॉरी, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सैलाइन वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। यहाँ का जो वाटर होता है वो फ्रेश होता है, यानी कि रनिंग वाटर प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। और वहीं पे सैलाइन वाटर की बात करें तो यहाँ का जो वाटर होता है वो साल्टी इन नेचर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, जो आपका पहला टॉपिक है, उसमें पढ़ना ही यही है हमें, इकोसिस्टम क्या होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट जानेंगे और क्या उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये पहला आपका टॉपिक है। अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें तो चलिए हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो जो दो तरह के कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कौन कौन से हैं? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अभी हमने बात किया था जो बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे कैसे होंगे? वो लिविंग होंगे। ठीक है, वो लिविंग होंगे, और वहीं पे जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे कैसे होंगे? वो नॉन लिविंग होंगे। ठीक है,
बायोटिक मतलब बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ यानी जिसमें लाइफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो कौन कौन से लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से क्या होते हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में, ठीक है, 3 कैटेगरीज में, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स यानी डीकम्पोजर। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, जो कि भोजन को प्रोड्यूस करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देन जब भोजन बन जाएगा, जब एनर्जी बन जाएगी, ठीक है, देन उसको कंज्यूमर्स, कंज्यूम करने वाले भी रहेंगे, उसको खाने वाले भी रहेंगे, देन कंज्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। अब कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर लेंगे देन उनको भी डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, ये ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होते हैं और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं। विच ऑर्गेनिज्म, सॉरी, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस फूड, विच प्रोड्यूस फूड या एनर्जी फ्रॉम हिमसेल्फ, फ्रॉम inorganic component, sorry, from in प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। और ये फूड ये खुद से ऑटोट्रॉपिक यानी कि जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। और ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस फूड या फिर एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, जो कि अपनी एनर्जी, ये क्या एनर्जी क्या फूड जो है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से ऑब्टेन करते हैं। जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं ये लोग, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ से सनलाइट आती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिलाकर ये लोग क्या करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में ये लोग अपना फूड या फिर ग्लूकोज या फिर एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। वहीं पे हम लोग बात करें कंज्यूमर्स की, तो ये कैसे होते हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और ये भोजन के लिए किस पे डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर या फिर ये ये अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, प्रोड्यूसर से लेते हैं, ठीक है। देन वहीं पे डीकम्पोजर्स की बात करें तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है, जो डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, सैप्रोफाइट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो डीकम्पोजर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स
जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उनको ब्रेक करके किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो जो हमारे बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया एंड जो फंजाई हैं वो हमारे क्या हैं, डिकम्पोजर्स हैं। तो बच्चों प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं और ये किसी भी तरीके स्वयं से बनाते हैं, किसी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, देन वहीं पे अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं ये प्रोड्यूसर्स पे टोटली डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करें कंज्यूमर्स की तो क्या क्या है, एग्जांपल इनकी बात करें तो क्या है, रैबिट्स, फ्रॉग्स, मेढक, इंसेक्ट्स और यहाँ पे क्या एग्जांपल्स आएंगे, प्लांट, ग्रीन प्लांट्स, आएंगे। ठीक है, कुछ फाइटोप्लैंक्टॉन्स आएंगे, ETC। जो प्लांट्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एल्गी होते हैं। ठीक है, जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया प्रोड्यूसर्स, ये हो गए कंज्यूमर जो कि अपनी हेटरोट्रॉपिक नेचर में होते हैं, जो अपनी फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या फिर प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसके एग्जांपल रैबिट्स, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स हो गए। देन डिकम्पोजर्स की बात करें तो वो बहुत छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट्स होते हैं। ये जो सैप्रोफाइट्स मतलब जो अपना भोजन किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट्स जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, उनको इसलिए इस वजह से इनको सैप्रोफाइट्स बोला जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स होता है, यानी कि जो जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई प्लांट्स का कोई पार्ट्स जैसे लीफ वगैरह हो गया, नीडल्स वगैरह हो गया, ये जब इनकी डेथ हो जाती है, यानी कि ये जब पेड़ से गिर जाते हैं नीचे, तो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के जो है एंजाइम सीक्रेट्स करते हैं इन बॉडीज़ पे, इनकी बॉडीज़ पे जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, या तो फिर वो किसी जानवर का हो। ठीक है, या फिर कोई प्लांट्स हो, कोई पार्ट्स हो, लीफ हो, स्टेम्स हो। ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, एक तरीके के एंजाइम सीक्रेट्स करते हैं और इस एंजाइम की मदद से ये जो प्लांट बॉडी होती है या फिर जो भी डेड ऑर्गेनिक बॉडी, जो डेड बॉडी होती है, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, उनको सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग डिकम्पोजर्स बोलते हैं और इसके एग्जाम्पल जैसे हो गए बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, अभी तक तो इतना हम लोगों ने देखा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, इनको फर्दर डिवाइड, इनके फूड, इनको फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कंज्यूमर्स की। अगेन जो कंज्यूमर्स होते हैं, हमारे, उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है किसमें, 3 कैटेगरीज में। ठीक है, 3 तरीके के। कौन कौन से हैं वो, सबसे पहला जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन वहीं पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में या फिर 3 ग्रुप्स में, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस होते हैं, कैसे होते हैं वो, हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस इन नेचर होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं।
ठीक है। ये कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ये प्राइमरी कार्निवोरस होते हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए, ये हर्बीवोरस होते हैं। ठीक है, यानी कि ये टोटली क्या करते हैं, ये टोटली क्या करते हैं, ये प्लांट्स पे डिपेंड्स करते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं किस पे डिपेंड होते हैं, वो टोटली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स। डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर, डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स। एंड ये किस पे डिपेंड करते हैं, जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं, सॉरी प्राइमरी कॉर्निवोरस रहेगा यहाँ पे, क्यों हमने गलत, सॉरी सॉरी बच्चों, यहाँ पे होगा प्राइमरी कॉर्निवोरस और इसको हम लोग सेकेंडरी कॉर्निवोरस। ठीक है, ये हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये वेजिटेबल जो भी ग्रॉसेस वगैरह होती हैं उनको इंटेक करते हैं। ठीक है, और ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स पे। और ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट ये डिपेंड होते हैं डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, और ये डिपेंड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ में आया? जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको फर्दर क्या हुआ, कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, 3 पार्ट्स में, यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो 3 तरह के कंज्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं किस पे, प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो डिपेंड होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल की बात करूँ तो रैबिट्स हो गए, ठीक है, डियर हो गए, और क्या होंगे, इंसेक्ट्स हो गए। ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वहीं पे हम अगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें तो फ्रॉग्स हो गए। ठीक, फ्रॉग्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। और अगर वहीं पे टर्शियरी कंज्यूमर्स की एग्जांपल की बात करूं तो क्या होते हैं, स्नैक्स होते हैं, और लॉयन होता है, टाई। ठीक है, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? बच्चों हमने बताया कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको फर्दर जो है वो 3 कैटेगरीज में 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। यानी कि 3 तरीके के हमें कंज्यूमर्स देखने को मिलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स ऐसे ये वो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं किस पे, डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स पे। ये हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, हर्बीवोरस इन नेचर होते हैं। बट वहीं पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स कैसे होते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और वहीं पे बात करें टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टोटली इनको लोग सेकेंडरी कार्निवोरस भी बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोरस होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, ठीक है। सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस होते हैं, यानी कि ये मांस वगैरह खाते हैं, ठीक है, और वेजिटेबल्स भी ग्रीन जो ग्रासेस वगैरह भी तो वो भी खाते हैं, तो ये प्राइमरी इनको कार्निवोरस बोला जाता है। देन टर्शियरी कार्निवोरस
कंज्यूमर्स कौन से होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे। तो इनके एग्जांपल्स हमने दे दिए हैं, रैबिट, डियर्स, फ्रॉग्स। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहीं से चीज़ें पूछी जाती हैं कि कौन, ठीक है, यहीं से चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती हैं कि कौन प्राइमरी कंज्यूमर्स है, कौन सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, कौन टर्शियरी कंज्यूमर्स है, ठीक है, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, एग्जाम्पल की बात करूँ तो स्नैक्स हो गए एग्जाम्पल्स, फ्रॉग्स हो गए एग्जाम्पल्स, ठीक, एंड रैबिट्स एंड डियर इंसेक्ट्स हो गए। ठीक, तो बच्चों समझ में आज का हमारा ये लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, या फिर एनर्जी फ्लो जो होगा, जिसमें हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लिंडेमान रूल्स क्या होते हैं, एनर्जी फ्लो किस तरीके से एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।